वो बोली कि हाँ, सब ठीक है, लेकिन जब थोड़ा और पूछा गया, तो उसने मान लिया कि असल में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बस उसमें सोचने भर से उसकी सांसें रुक सी जाती थीं। घर में बिखरे हुए मुअल के निशान उसके मन में गहरे धंस चुके थे और वो कभी मिटने वाले नहीं थे। दुनिया की कड़वी बातों ने उसे मजबूत बना दिया था, पर उसका दिल अब भी अपने करीबियों के दिए हुए घावों से संवेदनशील था। बियामोंटे ने फिर एक ऐसा ख्याल रखा जिसने नाहू को उलझन में डाल दिया। उसने कहा कि क्यों न वो दोनों आज़ाद हो जाएं। नाहू समझ नहीं पाई कि उसका मतलब क्या है। फिर उसने समझाया कि वो कुछ ऐसा सोचे जिसे उसने कभी किया न हो, लेकिन हमेशा करने की इच्छा रही हो, पर किसी और की खातिर छोड़ दिया हो। नाहू ने थोड़ी देर रुककर माना कि उसके दिमाग में एक चीज़ आती है। दृश्य बदलते ही नाहसू ने अचानक सिगरेट खरीद ली। उसे बहुत अजीब और शर्मनाक लगा, जैसे कोई बागी किशोरी हो। उसने सोचा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया जबकि वो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। लेकिन मन में हमेशा जिज्ञासा रही थी। वो सोचती थी लोग सिगरेट क्यों पीते हैं। उसे याद आया कि मचोल के हाथ में हमेशा सिगरेट होती थी। जब वो पहली बार मिले थे तो उसे उसका ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उसने उसे टोका और मचोल ने एक कश लेकर ही सिगरेट फेंक दी थी। उसने उससे पूछा था कि क्या ये उसे अच्छा नहीं लगता। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा था, मैं अपनी बीवी को धुआं नहीं सूंघने दे सकता। उस समय उसकी ये बात सुनकर नाहसू का जवान दिल बेवकूफ़ी से धड़क उठा था, लेकिन सालों के साथ ये उसकी आदत बन चुकी थी। सर्द दिनों में वो देखती थी कि कैसे मोटा धुआं फैल जाता है और सोचती थी कि शायद इससे कोई ढांढस मिलता हो। क्या दुख भी ऐसे धुएं के साथ उड़ सकता है? अब वो एक स्मोकिंग एरिया खोज रही थी। उसे लग रहा था कि उसने पैसे बर्बाद कर दिए। सिगरेट महंगी थी और उसने तय किया कि बस एक बार पिएगी, वरना फेंकना भी बेकार है। लेकिन जलाना उसके लिए मुश्किल साबित हुआ। वो झुंझलाकर बड़बड़ाने लगी कि लाइटर क्यों काम नहीं कर रहा। तभी बोम ने उसके हाथ से सिगरेट लिया और कहा कि वो गलत कर रही है। दूसरी तरफ आरी के कमरे में आरी ने मछुल को समझाया कि वो उस घर कभी वापस न जाए और उसे भूल जाए। उसने कहा कि वो उसके बिना जी सकता है, पर मचुल ने माना कि किसी मासूम सी लड़की को फंसाना कितना आसान था। वो भोली थी, दुनिया की समझ नहीं रखती थी और सिर्फ कुछ समय के लिए उसका साथ अच्छा लगा। उसने सोचा कि अगर आरी नाहू जैसी दिखती तो क्या कहानी अलग होती, लेकिन उसने तुरंत ही इनकार भी कर दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने माना कि औरत मर्द एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं और सच यही था। फिलहाल वो यहीं रहेगा, घर नहीं जाएगा। उसे लगता था कि पति जैसी शख्सियत के बिना नाहसू वही तो उसकी अहमियत को समझ लेगी। शुरू में शायद वो नाराज और टूटी हुई महसूस करेगी, लेकिन वो जानता था कि नाहसू उसे कभी छोड़ नहीं पाएगी। जितना भी वो उसे दुख देगा, अगर वो उसकी जगह है तो आखिरकार वो सब घाव फिर से गले लगा लेगी। फिर सीन पलटता है और बोनते नाहू के हाथ से सिगरेट लेकर कहता है, ये ऐसे नहीं किया जाता। नाहू ने पूछा कि उसने उसके सवाल को टाल क्यों दिया था, कि उसे कैसे पता चला वो कहाँ गई थी। बियामोंटे ने समझाया कि उसने पहले उसे कहते सुना था कि वो कन्वीनियंस स्टोर जा रही है और ये उसके घर के सबसे करीब वाला स्टोर था। उसने लाइटर खोला और दिखाया कि कैसे करना है, फिर पूछा कि क्या वो दोबारा ट्राई करना चाहती है, वो उसके लिए जलाकर देगा। नाहू ने पोज लिया, लेकिन उसे अजीब लगा क्योंकि उसने कभी ऐसी स्मेल महसूस नहीं की थी। उसने पूछा कि क्या वो स्मोक करता है क्योंकि उसके पास लाइटर है। बाय ने कहा कि वो स्मोक नहीं करता। जब उसने पूछा कि फिर लाइटर कैसे है, तो उसने बताया कि वो उसके दोस्त का है और ये सच है। नाहू ने कहा कि अगर कोई बड़ा इंसान सिर्फ बाकी बनने के लिए ऐसे काम करे तो कुछ गलत है, और ये भी कि लोग कहते हैं मर्दों को स्मोक करने वाली औरतें पसंद नहीं आती। बियामोंटे ने इनकार किया और कहा कि ये सच नहीं है, यह थोड़ा सच हो सकता है। उसे ये दुखद लगा कि नाहू स्मोक करने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसे करना ही नहीं आता। उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो स्मोक करे या ना करे, उसके लिए तो नाहू जैसी भी है ठीक है। यही असली मसला था। बाय ने कहा कि अगर इसका कारण वो इंसान है तो उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। उसने कहा कि वो उसे सिखाएगा और कहा कि वो खुद उससे दोबारा पूछे। नाहू ने सिगरेट उठाई और बियामोंटे ने चुपचाप उसे जलाने की कोशिश की, पर काम नहीं हुआ। नाहू हंस पड़ी और बोली कि ये तो जल ही नहीं रहा। बियामोंटे भी हंस पड़ा। नाहू ने उसे मना किया हंसने से, पर वो फिर भी हंसता रहा। फिर बियामोंटे ने सिगरेट बाहर निकाली और कहा कि ध्यान से देखो, सिगरेट मुंह में रखो और जैसे ही आग हो सांस लो। उसने समझाया कि इन्हेल करना पड़ेगा तभी आग पकड़ती है। उसने कहा कि यह मुश्किल नहीं है। नाहू उसे देखकर बोली कि उसे कभी स्मोक मत करना, क्योंकि वो वैसा लग रहा था जैसे कोई डिलिंक्वेंट। बाय हंस दिया और कहा कि उसकी ये बात उसे उदास कर रही है। नाहू ने फिर कोशिश की। उसने सिगरेट मुंह में रखी, सांस अंदर खींचते हुए लाइटर लगाया और पफ लिया।
लेकिन तुरंत ही उसको तेज खांसी आ गई और उसने पूछा कि लोग आखिर कैसे ऐसा करते हैं। बियामोंटे ने उसे रोका और कहा कि स्मोक मत करो, लेकिन नाहू ने कहा कि अब तो फेंकना वेस्ट होगा। बाय ने कहा कि उसका शरीर सिगरेट से कहीं ज़्यादा कीमती है और सिगरेट फेंक दी। उसने कहा कि ज़बरदस्ती अपने शरीर पर ऐसी हानिकारक चीज़ मत डालो और उसे भरोसा दिलाया कि छोड़ देना भी ठीक है। फिर उसने कहा कि कोई और चीज़ करते हैं, सिगरेट से कहीं बेहतर चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं। वो नाहू के और पास आया तो नाहू को उसकी वो बातें याद आईं जब उसने कहा था कि उसे वो पसंद है और वो मजाक नहीं कर रहा। नाहू को लगा ये सब पागलपन है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सोच भी रही है। उसने बियामोंटे से कहा कि अजीब बातें मत करो उस चेहरे के साथ, और पूछा कि क्या उसे लगता है कि वो अभी 19 साल की लड़की है जो किसी छोटे लड़के को देखकर दिल धड़काने लगेगी। बियामोंटे ने जवाब दिया कि काश वो 19 साल की होती ताकि कम से कम उसका दिल तो धड़कता उसके लिए। नाहू ने फिर कहा कि वो किसी 19 साल की लड़की से मिल ले, लेकिन बियामोंटे ने तुरंत इनकार कर दिया। नाहू ने मजाक में कहा, चलो 20 साल की। तो बाय बोला कि उसे तो बड़ी उम्र की औरतें ही पसंद हैं। नाहू ने गहरी सांस ली। अचानक फोन की घंटी बजी। नाहू ने पूछा कि क्या ये हिजी है, वही लड़की जिसे उसने पहले देखा था। उसे लगा कि क्या वो सच में इतने करीब है, ये देखकर कि हर रात उसे कॉल आती है। लेकिन उसने नोटिस किया कि बियामोंटे ने कॉल काट दी। उसने पूछा कि क्या गलती से कॉल कट गई, पर बियामोंटे ने कहा कि नहीं, उसने जानबूझकर किया। वो नाहू के पास आया और बोला कि वो उस इंसान के साथ है जिसे वो पसंद करता है और इस वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं करे। जैसे ही वो और करीब आया, नाहू को लगा कि उसके पास अब भागने की कोई जगह नहीं है। उसने बियामोंटे से पूछा, क्या सच में उसे उसके जैसी कोई पसंद आ सकती है, जो शादी कर चुकी है, जिसका पति है और जो लगभग माँ बनने ही वाली है। उसने उसे तसल्ली दी कि सब ठीक है, क्योंकि लोग अक्सर उसे भी गंदा कपड़ा, डर्टी रैग कहते रहते थे। नाहसू ने पूछा कि क्या वो सच में सीरियस है। इस पर बोंते ने पलटकर कहा कि उसे क्या लगता है। नाहू ने माना कि हाँ, वो थोड़ा प्रोमिस्कुअस तो लगता है। हल्का सा अनुचित जवाब देते हुए बियामोंटे ने कहा कि वो उतना मासूम है जितना वो सोच भी नहीं सकती। वो और करीब आ गया और कहा कि अगर उसे ऐसे ही आदमी पसंद हैं तो वो उसके सामने आएगा, चाहे पूरी तरह थक ही क्यों न जाए। दृश्य बदलकर एक रेस्तरां में चला गया जहां डोंग वुक और उसके दोस्त शराब पी रहे थे। एक दोस्त ने पूछा कि हिजी कहाँ गई, उसने थोड़ी देर पहले उसे बाहर जाते देखा था। दूसरे दोस्त ने कहा उसे अकेला छोड़ दो, लगता है वो तभी बाहर रहती है जब बाय नहीं होता। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि बड़ी मजेदार बात है, वो उसके पीछे इतनी पागलों जैसी भागी और आखिर में न उसे डेट कर पाई और ऊपर से उसने उसे ठुकरा भी दिया। एक लड़की ने कहा कि उसे तो हमेशा लगता था हिजी और बायुम ताई साथ होंगे, क्योंकि बायुम ताई हिजी के साथ हमेशा ज्यादा अच्छा बर्ताव करता था। दूसरे दोस्त ने कहा कि हो सकता है बस इसलिए क्योंकि हिजी सुंदर थी और बायुम ताई उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। उन्होंने कहा कि वो खुद को बहुत हाई क्लास दिखाता है, लेकिन है असल में एक प्लेयर। किसी और ने बोला कि बुरे आदमी से भी बुरा वो होता है जो बार बार औरतों को घुमाता रहे। फिर उन्होंने माना कि बियामोंटे ने हिजी को मिले जुले इशारे, मिक्स्ड सिग्नल्स ज़्यादा दिए भी नहीं थे। वो हैंडसम था, ऊपर से अच्छा भी था, जिससे लड़कियां कंफ्यूज हो जाती। लग रहा था वो औरतों को हैंडल करना अच्छी तरह जानता है। एक और ने कहा कि मर्दों के बीच सबको पता था, बाया ने शायद बहुत सी लड़कियों के साथ छुपकर सोया होगा और यही वजह है कि वो रियल डील कहलाता है। डोंगवुक ने उनकी बातों पर गाली दी और कहा कि असल में वो लोग खुद गंदे रग्स हैं, बाय नहीं। बाकी दोस्तों ने भी उसे गाली दी और पूछा कि वो इतना गुस्से में क्यों है। डोंगवुक वहां से निकल गया बड़बड़ाते हुए कि जो बाय के सामने मुंह तक नहीं खोल पाते, वही पीछे से सबसे ज्यादा बोलते हैं। उसके दोस्त आपस में उसकी चाल पर बातें करने लगे और शक जताने लगे कि शायद वो नशे में है। इसी दौरान डोंगवुक बाहर हिजी से टकरा गया। उसने पूछा कि वो ठंड में बाहर क्या कर रही है और क्या अब भी वो वही मैसेज भेज रही है जिनका कोई रिप्लाई नहीं करता। हिजी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंगवुक ने फिर भी उस पर तरस खाया और कहा कि उसे बुरा लगता है देखकर कि वो यूं इग्नोर हो रही है। हिजी ने पलटकर कहा कि उसे इग्नोर किया जाए या नहीं, इससे उसे क्या लेना। डोंगवुक ने उसे पुकारा और कहा कि उसे सब पता है, क्यों बाय उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करता था। उसने पूछा कि क्या ये उसकी प्राइड पर चोट नहीं करता कि वो ऐसे इंसान के पीछे पड़ी है जिससे उसकी परवाह ही नहीं। हिजी हैरान रह गई और बोली कि ये कैसी बकवास कर रहा है। डोंगवुक ने पलटकर कहा कि असल में मूर्ख तो वो है, क्योंकि वो हमेशा बाय के पीछे पागल बनी फिरती है और सबका मूड खराब करती है। उसने गुस्से में कहा कि उसे तो उस कमीने से पहली बार में ही नफरत हो गई थी। हालांकि बाय बड़ा था, उसने डोंगवुक से कहा था उसे दोस्त की तरह कंफर्टेबल ट्रीट कर, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो करीब आना चाहता था। सच तो ये था कि उसे ऐसे लोगों की परवाह ही नहीं थी।
कभी कभी वो अच्छा बनने का ड्रामा करता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ अजीब सा था। डोंगवुक ने साफ कर दिया कि हिजी को भी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। उसने कहा कि जब लड़कियां ब्यामोंटे को देखती थीं तो वो उन्हें ज्यादा समझदार और मैच्योर लगता था। उसमें एक अलग आभा थी, इसीलिए सारी लड़कियां उस पर पैदा होकर बेवकूफ बन जाती थीं। डोंगवुक ने सवाल किया कि क्या हिजी सच में मानती है कि ब्यामोंटे अलग है, और याद दिलाया कि आखिरकार सभी मर्द एक जैसे होते हैं। क्या उसने सच में यकीन किया कि बियामोंटे बेपरवाह था, उसे याद दिलाते हुए कि सारे आदमी एक जैसे होते हैं। उसने उसे चुनौती दी, पूछा कि क्या उसे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि बियामोंटे उससे कुछ साल बड़ा है वो उससे अलग है। हीजी ने उसे छेड़ा, पूछा कि क्या उसकी बातें खत्म हो गई हैं, और फिर उसे दयनीय कहा। डोंगवुक ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा कि क्या उसने उसे अभी दयनीय कहा। हीजी ने साफ साफ कहा हाँ, और ये भी कहा कि वह बेवकूफ़ है, हित है। जवाब में डोंगवुक ने उसे झोर से पकड़ लिया और आरोप लगाया कि वो बेनाम के उस घटिया इंसान की खुशामद करती है। उसने कहा कि उसे सब पता है, यहाँ तक कि असली वजह भी, कि बे उसके साथ अच्छा क्यों बर्ताव करता है। उसने पूछा कि क्या उसका छोटा भाई बीमार है, जो उसके यदि स्कूल भी नहीं जाता। उसने इशारा किया कि जब भी उसके पास खाली वक्त होता है वो हमेशा अपने भाई का ध्यान रखती है, बजाय इसके कि अपने माता पिता पर छोड़ दे जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करते हैं। डोंगबुक ने कहा कि बोंटे उसके साथ अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसकी परवाह करता है, बल्कि इसलिए कि वो उसके छोटे भाई से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो खुद बीमार था और सालों तक स्कूल नहीं जा पाया। इससे पहले कि डोंगबुक और कुछ कहता, हिजी ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। उसे चुनौती दी कि दोबारा वैसी बातें न करे। उसने उसे हरामी कहा। डोंगवुक गुस्से से उसका हाथ उठाकर थप्पड़ मारने ही वाला था, मगर बीच में ही रुक गया। हंसी उड़ाते हुए बोला कि इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उस जैसी पर हाथ उठाने से कुछ नहीं बदल जाएगा। सिगरेट जलाकर उसने धुआं छोड़ा और कहा कि अगर उसने कभी फिर से उसकी परवाह की तो वो बेवकूफ होगा। तभी उसे पीछे से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक साया आया और बे उसके पास खड़ा हो गया। उसने पूछा कि क्या वो सड़क पर सिगरेट पी रहा है, कहते हुए कि वो गुंडे जैसा लग रहा है। उसने जवाब का इंतजार किया, लेकिन डोंगवुक चुप रहा। फिर बेम ने कहा कि यहाँ कोई एस्ट्रे नहीं है, अगर नहीं है तो सिगरेट बुझा देनी चाहिए। बिना हिचकिचाहट बयोंटे ने सिगरेट उसके हाथ से ली और उसकी हथेली पर दबा दी, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठा। बयोंटे चला गया और पीछे से हिजी ने उसे पुकारा, मगर उसने अनदेखा कर दिया। नाराज होकर उसने चिल्लाकर कहा कि उसे नजरअंदाज मत करो, उसने उसे बुलाया है। बयोंग ने पलटकर पूछा कि उसे क्या चाहिए। तभी हिजी ने अचानक उससे पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। बिना हिचकिचाए बयोंग ने कहा हाँ, और ये भी कि उसे सच में कोई पसंद है। फिर उसने उससे कहा कि अब से वो उससे संपर्क ना करे। बाद में जब ब्यामोंटे ने अपना फ़ोन देखा तो उसे नासू का मैसेज मिला। उसमें लिखा था कि उसने कहा था कि वो सिगरेट नहीं पीता, और उसने उसे दोबारा न पीने को कहा। मैसेज पढ़कर वो मुस्कुराया और जवाब दिया कि वो कभी भी जिंदगी में सिगरेट नहीं पिएगा। अगले दिन फूलों की दुकान पर हुजांग ने जिज्ञासा से नहासू से सवाल किया। जब नहासू ने पूछा कि क्या बात है, तो हुआ जोंग झिझकते हुए बोली कि वो काफी समय से कुछ पूछना चाहती थी। उसने नहासू और उस रोज वाले लड़के के रिश्ते के बारे में सोचा, कहते हुए कि जब नहासू बीमार थी तो वो उसकी शिफ्ट में आया था और अब हमेशा उसके काम खत्म होने के बाद उसे लेने आता है। हुजांग ने कहा कि जो लोग बस जान पहचान के होते हैं वो इतना आगे नहीं बढ़ते। फिर उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो सच में उसे पसंद करता है। नहायू ने हंसते हुए कहा कि ऐसा कोई चांस नहीं है कि वो उसे पसंद करता है, मगर हुआ जोंग ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और मुस्कुराई, कहते हुए कि ये तो मजाक ही है। उसके लिए कोई मतलब नहीं बनता था कि रोज वाले लड़के जैसा इंसान सच में उसे पसंद करे। उसे याद आया कि उसने पहले उनकी उम्र के फर्क का जिक्र किया था और कैसे उसने कहा था कि वो अपनी उम्र के हिसाब से सुंदर है, और उसने उन बातों को बस मजाक में कही हुई बातें समझ लिया था। उसने सोचा कि जब उसके पास और बहुत से लोग हैं तो वो नाहसू के आसपास क्यों घूमता है। हुजोंग ने कहा कि शायद उनके बीच कोई छुपी हुई कहानी है, जैसे ड्रामा में होती है। शायद कभी नाहू ने उसकी जान बचाई हो। वो इस बात पर हंस पड़ी, कहती हुई कि अब जमाना बदल गया है और पहली नज़र का प्यार बस उन्हीं के बीच होता है जो एक ही लेवल पर हों। उसने दोहराया कि ऐसे इंसान का बिना वजह किसी आंटी को पसंद करना बेकार है। नाहू हुजोंग की बातों पर सोचने लगी। आंटी वाला कड़वा शब्द उसके दिमाग में अटक गया और उसे झिझक होने लगी। तभी दुकान के मालिक ने उसे आवाज़ दी और बाहर किसी की तरफ इशारा किया। मालिक ने बताया कि वो कोई उसका जानकार लगता है। नाहू ने जब बाहर देखा तो कुछ पल के लिए चौंक गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पिल्ला अपने मालिक को देख ले। मालिक ने नाहसू से कहा कि जाकर उससे बात करे, मगर नाहू झिझक गई, बोली कि वो काम कर रही है।
मालिक ने उसे भरोसा दिलाया कि वो हमेशा दूसरों का ध्यान रखती है, तो इस बार वो उसका ध्यान रखेगी और उसे ब्रेक देगी। उसने नाहू से कहा कि जल्दी जाकर मिल ले। बाहर कदम रखते ही नाहू का स्वागत बायम टी ने किया, जिसने उसे आंटी कहकर पुकारा। उसने पूछा कि वो क्यों आया है, जिस पर उसने हंसकर कहा कि वो बस यूं ही गुजर रहा था और उसे देखना चाहता था। जिज्ञासा से नाहू ने पूछा कि क्या वो काम कर रहा था और क्या उसे भूख लगी है। बे ने मना किया कि उसे भूख नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही खा लिया था, मगर ये भी कहा कि जब तक वो वापस जाएगा तब तक शायद फिर भूख लग जाएगी। नाहू ने कहा कि वो रुके और जल्दी से कुछ टॉफियां ले आई। उसे देते हुए उसने कहा कि इन्हें रख ले और बाद में खा लेना। बे ने देखा और पूछा कि क्या ये कैंडी है। नाहसू ने कहा कि इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन जब भी उसे मुश्किल होती है तो ये उसकी मदद करती है। फिर उसने देखा कि वो दस्ताने पहने हैं और उसे कहा कि उन्हें मत उतारो, वो खुद ही उसे खिलाएगी। जैसे ही उसने उसे खिलाया, नाहसू को हुजोंग की बातें याद आईं। उसने सोचा कि प्यार में दोनों का एक ही स्तर पर होना ज़रूरी है। उसने महसूस किया कि बे का दिल बेहद दयालु और हमेशा गर्मजोशी से भरा हुआ है। उसने सोचा कि क्या उसकी भावनाएं सच में रोमांटिक हैं या फिर बस जिज्ञासा, शायद हमदर्दी। उसकी दयालु आंखों में चिंता देखकर उसने सोचा कि शायद वो सिर्फ उसके लिए चिंतित है। तभी बियॉन्से ने उसके उंगली को हल्के से चाटा, जिससे उसकी सोच टूटी। नासू की आंखों में देखकर बियॉन्से समझ गया कि वो फिर से ज्यादा सोच रही है। सीन बदलता है और नासू सोई हुई है। उसके दिमाग में मिचेल और रॉन्डी का डरावना दृश्य आता है। पीछे से कोई उसके गाल को छूता है, जैसे उसके आंसू पहुंच रहा हो। नाहसू सोचती है कि क्या ये कांग मिचेल है, क्योंकि हाथ बड़ा और ठंडा लगता है, मगर वो शख्स छुपा रहता है। उसका हाथ उसकी आंखों पर रख देता है, फिर हाथ को उसके स्वेटर पर ले जाता है, जिससे नाहसू को गर्मी महसूस होती है और वो हाँफने लगती है जब वो उसके कान और गर्दन पर काटता है और निशान छोड़ता है। नाहू उससे रुकने की गुहार लगाती है, सोचती है कि वो कैसे ऐसी हालत में आ गई। वो मना करती है, हाँफते हुए बुदबुदाती है, जब उसकी नज़र उस आदमी के हाथ पर बने टैटू पर जाती है। ध्यान से देखने पर उसे दिखता है कि बियामोंटे उसके साथ लेटा है, उसे घूर रहा है। उसी पल नाहसू अचानक जाग जाती है, चेहरा पूरा लाल हो चुका है। वो सोचती है कि आखिर उसने अभी कैसा सपना देख लिया। वो सोचती है कि कहीं उसने पूरी तरह अपना दिमाग तो नहीं खो दिया। उसे समझ ही नहीं आता कि इतना अजीब सपना क्यों आया। अगर उसने सच में कुछ ऐसा किया भी होता तो वो इतनी बेतुकी चीज़ कैसे सोच सकती थी। वो उसे ही दोष देती है, पक्का मान लेती है कि ये सब उसी की गलती है। उसका बर्ताव बहुत लापरवाह रहा है, जिससे उसे लगता है कि क्या सारे छोटे लड़के इतने सीधे साधे होते हैं। उसने बेझिझक कह दिया था कि उसे बड़ी उम्र की औरतें पसंद हैं, और ये बात उसे बिल्कुल बेतुकी लगी। उसे लगता है कि ये सही मौका है छोटे लड़के को उसकी हिम्मत के लिए दोष देने का। वो सोचती है कि शायद इसलिए क्योंकि वो लंबे समय से किसी रिश्ते में नहीं रही। मिचेल के साथ सब खत्म होने से पहले भी उनके बीच नज़दीकी पल बहुत कम थे, हमेशा किसी न किसी बेवकूफ़ी भरे बहाने के साथ। उस पर एक गिल्ट छा जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो खुद एक अपरिपक्व बड़ी हो चुकी है। पिछले कुछ रातों में जब उसने सपना देखा कि मिचेल उसे छोड़ रहा है, तो वो सपने अब उसे कहीं बेहतर लगते हैं। मगर वो इस सच्चाई को मानने से इनकार करती है। खुद से कहती है कि ये सब झूठ है, क्योंकि कोई भी रात उससे बुरी नहीं होती जब कोई पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ उठे। और अब वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है। उसका रिश्ता एक ऐसे अजीब और समझ से बाहर इंसान के साथ था, जो न पूरी तरह बिगड़ा हुआ था, न पूरी तरह मासूम। बे बहुत लापरवाह था। उसने उसे दुख मनाने का भी वक्त नहीं दिया। वो सोचती है कि उसकी वजह से उसके दिन और रात दोनों ही उलझे हुए हो गए हैं। सीन बदलता है और रेस्टोरेंट में मालिक जगह छोड़ते हुए उसका शुक्रिया करता है उसकी मेहनत के लिए। वो मानती है कि उसने एक और मुश्किल दिन सह लिया है। वो सोचती है कि घर जाते वक्त कुछ बियर पी लेगी, मगर जैसे ही उसने शीशे में बे की परछाई देखी, उसे एहसास हुआ कि वो फिर आ गया है। मालिक ने नाहू को आवाज़ दी, बताते हुए कि ये लड़का हर रोज़ उसे लेने आता है। नाहू मानती है कि हाँ, इससे उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि ये इलाका एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट से भरा है। मालिक ने भी सहमति जताई, कहते हुए कि क्योंकि वो देर रात तक काम करती है, उसके घर के आसपास की गलियां काफ़ी अंधेरी हो सकती हैं। जैसे ही नाहसू निकलने की तैयारी करती है, वो सहजता से कहती है कि रात को अकेले चलना उसे डरावना लगता है, जिससे मालिक उसकी बातों पर उलझन में पड़ जाता है। फिर वो कहती है कि वो पहले निकल जाएगी और मालिक वहीं ठिठकी रह जाती है। बाहर दुकान के सामने बियामोंटे नाहू का इंतजार कर रहा था और पूछता है कि क्या उसका काम खत्म हो गया। नाहू सिर हिलाती है। वो कहता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था, जिससे नाहसू को अजीब लगता है कि वो अचानक उसका हाथ क्यों बढ़ा रहा है।
बे बताता है कि उसने पिछली रात बहुत डरावना सपना देखा और सुझाव देता है कि उन्हें चलते वक्त हाथ पकड़ना चाहिए। नाहू को तुरंत अपना सपना याद आ जाता है और उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वो जल्दी से कहती है कि वो थोड़ा दूर चले और ज़्यादा पास ना आए। मगर भोंटे जिद करता है कि वो उसके साथ चलना चाहता है, उससे विनती करता है कि उसे पास रहने दे। नाहसू सख्ती से मना करती है, कहती है कि वो दूसरी तरफ से चले। बाइटे फिर अपनी सफाई में कहता है कि उसने पिछली रात डरावना सपना देखा था। नाहू जवाब देती है कि इसी वजह से वो उसके साथ है, मगर वे कहता है कि वो अभी भी छोटा है और रात को अकेले चलते वक्त डर लगता है। जब भोंटे नाहू की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि उसके कान लाल हो रहे हैं। वो मानता है कि वो पीछे से चलेगा, लेकिन पूछता है कि क्या वो कम से कम उसका हाथ पकड़ सकता है। वो धीरे से उसकी उंगली पकड़ता है और पूछता है कि क्या ये ठीक है। नाहू थोड़ी देर हिचकिचाती है, मगर आखिरकार कहती है कि वो पास आकर उसके साथ चले। फिर वो कहती है कि उसका हाथ पकड़ ले, जिस पर बियामोंटे तुरंत मान जाता है। अब उसे डर नहीं लगता और बियामोंटे सिर हिलाकर इसकी पुष्टि करता है। वो कहती है कि ये कितना मज़ेदार है कि एक बढ़ते हुए लड़के को किसी बुरे सपने पर रोना आ जाए। बियामोंटे अचानक विषय बदल देता है और सामान्य अंदाज में पूछता है कि क्या आज ज़्यादा ठंड है। नासू तुरंत पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या वो शर्म छिपाने के लिए बात बदल रहा है। जब बियामोंटे झिझकता है तो वो मान लेती है कि उसने उसे पकड़ लिया है। वो खुद से हंस पड़ता है, सोचते हुए कि अजीब बात है, नाहसू का चेहरा लाल दिख रहा था। सीन बदलता है और चेयरमैन को हाल ही की घटनाओं की रिपोर्ट मिलती है। इसी बीच अगली सुबह बेयोम जैसा दिखने वाला दूसरा शख्स, यंग मास्टर टॉम, आता है और आदमी को नमस्ते करता है और उसका स्वागत करता है। वो कहता है कि उसे लौटे हुए काफ़ी वक्त हो गया है। पूछता है कि कोरिया में आते ही इतनी ठंड क्यों लग रही है। निराश होकर कहता है कि लगता है चेयरमैन उससे ज़्यादा जिएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तंज कसते हुए पूछता है कि क्या उसका प्यारा छोटा भाई ठीक है। स्थिति पर नज़र रख रहे गार्ड ने पूछा कि क्या उसे सच में दिलचस्पी है, जिस पर ताई हंसकर कहता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं। वो कहता है कि अपने भाई की मृत्यु सूचना के अलावा उसे उस कमीने की कोई खबर नहीं चाहिए। जब गार्ड ने बताया कि वो मर चुका है तो ताई हैरान रह गया। उसने पूछा कि क्या उसे ही ये कहने को कहा गया था, जिस पर गार्ड ने हाँ की। ताई ने कहा कि उसका छोटा भाई काफ़ी शरारती हो गया है उसकी गैर मौजूदगी में, और कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मर गया हो। वो हमेशा ज़िद्दी तरीके से ज़िंदगी से चिपका रहता था और ऐसा नहीं हो सकता कि वो यूं ही मर जाए, क्योंकि उसने कभी उसे चैन से जाने नहीं देने का निश्चय किया था। बात को टालते हुए उसने कहा कि वो थक चुका है और होटल चलने का सुझाव दिया। गार्ड ने पूछा कि क्या वो फैमिली हाउस नहीं जाएगा, जिस पर ताई ने ताना मारते हुए पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वो वहाँ सो पाएगा। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो बिना बैग हवा में लटका हुआ है। ताई ने कहा कि छूने के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, और गार्ड से कहा कि इसे भूल जाओ। जेट लैग को दोष देते हुए उसने सुझाव दिया कि बाहर चलकर औरतों से मिलते हैं। गार्ड ने पूछा कि क्या वो उसे भी शामिल कर रहा है, जिस पर ताई ने हाँ कहा और कहा कि उसे जगह दिखाए। सीन फिर बदलता है और बियामोंटे के घर पर आता है। बियामोंटे एक डरावने माहौल का सपना देख रहा था, एक लाल पृष्ठभूमि आईने के सामने, और वो घायल दिख रहा था। एक घड़ी लटक रही थी जो अशुभ ढंग से टिक टिक कर रही थी। जैसे ही वो जागा उसने सपने को झटक दिया, लेकिन जल्दी ही उसे घर के दूसरे कमरे से आवाज़ महसूस हुई। जे को अलग अलग चीज़ें देखते हुए पाया गया। उसने देखा कि वहाँ एक बुझी हुई सिगरेट, एक सस्ता लाइटर और एक खाली बैंडेज का डिब्बा पड़ा था। ये सब बहुत साधारण और मामूली चीज़ें थीं। फिर भी उस जगह पर उन्होंने बिल्कुल अलग, लगभग अजनबी सी अनुभूति दी। उसे लगा कि शायद उसकी प्रवृत्ति कह रही है कि उस औरत से कोई गंभीर गलती हो गई है। मगर जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसने बेया को घूरते हुए पाया। बाओमेट ने उसका स्वागत किया, जिस पर जे ने पूछा कि क्या वो ठीक महसूस कर रहा है, और बियोमोंटे ने हाँ कहा। बाओमेट ने कहा कि उसे घर पर देखकर अच्छा लगा, जबकि जे मन ही मन खुद को कोस रहा था, सोचते हुए कि उसे सोना चाहिए था। जे ने फिर पूछा कि बायम को कैसे पता चला कि वो वहाँ है, क्योंकि वो बिना ध्यान दिए रहने में काफ़ी माहिर था, लगभग जैसे। जे ने कहा जैसे भूत। बॉम ने कहा कि ये इसलिए क्योंकि सब बिखरा हुआ था। जे को जल्द ही एहसास हुआ कि बायम टी गुलाबों की बात कर रहा था, और उसने पूछा कि क्या वो पागल हो गया है। बाओमेट ने हालात के बारे में पूछा। जे ने कहा कि वो उसे ये बताने आया था कि बड़ा बेटा देश में आ चुका है, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि उसे उठाना चाहिए था क्योंकि वो सो रहा था। बाटी ने सोचा और पूछा कि क्या सच में ऐसा था। फिर उसे अपने डरावने बुरे सपनों की याद आई। बियोन ने पूछा कि क्या ये मसला इतना ज़रूरी था कि जे उसके घर में घुस आया, जिस पर जे ने मुस्कुराकर हाँ कहा और बताया कि उसे लगा बोंटे तुरंत सुनना चाहेगा, क्योंकि वो बड़े बेटे के आने को लेकर चिंतित दिख रहा था। जे ने फिर पूछा कि क्या उसने गलत समझ लिया था।
बियोन बाहर निकलते हुए बोला कि ठीक है, और यही वजह थी कि उसने उसे पासवर्ड दिया था। उसने उसका शुक्रिया किया और कहा कि उसे आगे भी उसके सहयोग की उम्मीद है। सीन फिर नाहू की तरफ बदलता है। वो सुबह उठी और सोचा कि हाल ही में वो थोड़ा देर से उठने लगी है, क्योंकि मिचेल अब नहीं था। उसे सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं थी। उसका खर्च भी पिछले कुछ दिनों में कम हो गया था, लेकिन अभी भी कर्ज का पहाड़ बाकी था, और कांग मिचुअल, जिसकी बड़ी हथेलियां उसे नियमित रूप से पैसे दिया करती थीं, अब नहीं था। उस अफेयर से छोड़े गए जख्म लगातार असहनीय दर्द नहीं देते थे। फिर भी वो एक हल्की सी मुस्कान बना पाई, खुद को यकीन दिलाते हुए कि सब ठीक है। लेकिन अचानक एक तेज टीस उसके दिल में उठी और उसकी आंखों से बिन बताए आंसू निकल आए। 13 साल की यादें, हर एक पल जो उसने जीते हुए बिताया था, उसे उसकी याद दिलाने के लिए काफ़ी थे। वो जगह जो कभी जिंदगी से बड़े इंसान से भरी हुई थी, अब खाली हो चुकी थी। उसने सोचा कि क्या ये खालीपन कभी भर पाएगा। उसने सोचा कि क्या वो सच में कांग मिचुल को कभी भूल पाएगी। काश ये दर्द एक शारीरिक निशान छोड़ जाता तो शायद वक़्त के साथ भर जाता। लेकिन उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा इस घाव से बहती रहेगी। उसका नाम उसे तब तक सताता रहेगा जब तक वो मर न जाए। उसने सोचा कि कितने वक्त तक वो उसके दिल का जख्म बना रहेगा। नाहसू ने फिर एक फूला हुआ टेडी बियर देखा, और बोंटाई की वो बात याद आई कि उसे उस रात डरावना सपना आया था। उसने सोचा कि हाल ही में उसने अपना खर्च कम कर दिया है। उसने सवाल किया कि क्या यही वजह थी कि उसके जैसी औरत, जो कभी पैसे बेवजह खर्च नहीं करती, अचानक इतना आवेग में आकर टेडी बियर खरीद लाई। उसने वो टेडी एक ऐसे लड़के के लिए खरीदा था जिसे बुरे सपनों से डर लगता था। सीन फिर रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है, जहां मालिक ने नासू से पूछा कि क्या उसे एक पुरानी कहानी पता है। मालिक ने पूछा कि क्या उसे मालूम है कि अगर किसी गुड़िया पर, जिसके साथ बच्चे सोते हैं, दिल कढ़ाई कर दिया जाए तो माना जाता है कि उसमें रूह आ जाती है और वो बच्चों की नींद में रक्षा करती है। नासू ने पूछा कि क्या ये सच है, जिस पर मालिक ने हाँ कहा, बताते हुए कि ये बस अंधविश्वास है। लेकिन उसकी एक दोस्त ने हाल ही में बच्चा पैदा किया था और वो उसे गिफ्ट देना चाहती थी। नाहू ने सोचा कि उसने पहले भी ऐसे किस्से सुने हैं, लेकिन फिर भी उसे लगा कि बियाम को टेडी बियर देना बहुत बचकाना होगा। आखिरकार वो उसके लिए बहुत बड़ा था। लेकिन अपनी शंकाओं के बावजूद उसने खुद को ये सोचते पाया कि शायद बियोम सोते वक्त टेडी बियर निकाल कर उसे खेलते हुए पकड़ ले। उसने सोचा कि शायद ये एक अच्छा तोहफा हो सकता है। ब्यामोंटे ने उसकी शक्ल देखकर पूछा कि वो क्या सोच रही है, जिस पर नाहू ने बस कहा कि कुछ नहीं। बॉम ने फिर पूछा कि क्या वो उस दिन व्यस्त है। नाहू ने सोचा कि उसने अभी काम खत्म किया है और घर जाकर टेडी बियर पर कढ़ाई करनी है, और झिझक गई। किसी वजह से उसका मन मना करने का नहीं हुआ। नाहसू के पास इन दिनों पहले से ज्यादा खाली वक्त था। बियामोंटे ने उससे कहा कि थोड़ा वक्त उसके साथ बिताए। वो मान गई और पूछा कि वो क्या करना चाहता है। बिना हिचकिचाए बियामोंटे ने उसके सिर पर हेलमेट पहना दिया। नाहू हैरान होकर पूछी कि वो क्या कर रहा है और अचानक हेलमेट क्यों पहना दिया। बॉम्ब ने कहा कि वो उसे कहीं ले जाने वाला है, जिससे नाहसू को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। फिर बॉम्ब ने उसे उठा लिया, जिससे वो और भी घबरा गई। सीन बदलता है और जे दिखता है, जिसे बियामोंटे बुलाता है कि थोड़ा आराम करे, क्योंकि वे साथ में बाहर घूमने वाले हैं। इस बीच जे कमरे में अलग अलग चीजों का निरीक्षण करता हुआ दिखता है। फिर सीन बदलता है, जहां बियामोंटे हेलमेट उतारते हुए कहता है कि वे उस जगह पहुंच गए हैं जहां वो उसे लाना चाहता था। उसने बताया कि वो अक्सर यहाँ अकेले आता है जब भी उसके पास वक़्त होता है। फिर उसने नाहू से पूछा कि उसे कैसा लग रहा है। नाहू ने महसूस किया कि उसका घर चांद के काफ़ी करीब लगता है, खासकर ऐसी बस्ती में रात को। सियोल की रोशनी का नज़ारा नीचे दिख रहा था जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। टिमटिमाती रोशनी उसकी आंखों में झलकती और हर मोड़ पर उसकी नज़रें चमक जाती। उसे हमेशा पता था कि उसका घर इतनी ऊंचाई पर है, लेकिन उसने कभी पलटकर इस दृश्य को देखने का वक़्त नहीं निकाला था। लंबे ठहराव के बाद उसने सोचा कि क्या उसने कभी सच में इस जगह की खूबसूरती को महसूस किया है, जहां वो इतने सालों से रह रही है। बाय ने फिर पूछा कि क्या उसके पास कुछ कहने को है। नाहू झिझकी और उसके इरादों पर सवाल किया, जिस पर बियामोंटे ने उसे भरोसा दिलाया कि वहां कोई नहीं है। उसने उसे जोर से चिल्लाने के लिए कहा, समझाते हुए कि इससे उसका मन हल्का हो जाएगा। उसके शब्दों से प्रोत्साहित होकर नाहसू ने सोचा कि शायद उसे अपना दर्द निकाल देना चाहिए। थोड़ी देर रुककर उसने जोर से कांग मिचेल का नाम चिल्लाया, उसे कोसते हुए उसे बेकार का कचरा कहा, और पूछा कि क्या सच में वो खुद को इतना महान समझता है। उसने कहा कि अब वो चाहे तो अपनी जिंदगी का मजा ले, क्योंकि अब उसके लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं है, भले ही उसे बाद में पछतावा क्यों न हो। उसने साफ कहा कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। फिर एक लंबी सांस लेकर रुकी।
बाय ने पूछा कि क्या अब उसे हल्का महसूस हो रहा है, जिस पर उसने हाँ कहा। फिर उसने पूछा कि क्या उसे ताजगी महसूस हो रही है, और नाहू ने फिर सिर हिलाकर हामी भरी। लेकिन जब उसने पूछा कि क्या उसने सच में अपने दिल की सारी बातें कह दी हैं, तो नाहू ने सिर हिला दिया, एक छोटी मुस्कान दी और उसका शुक्रिया किया। नाहू ने सोचा कि उसने कैसे पहचान लिया कि वो हल्की उदासी महसूस कर रही थी, जबकि उसे खुद भी एहसास नहीं था। नाहू ने बदले में उससे पूछा कि उसे हमेशा कैसे पता चल जाता है कि वो क्या महसूस कर रही है। उसने पूछा कि वो हमेशा ऐसा क्यों करता है और उसे और कितना बुरा महसूस कराना चाहता है। बाय ने जवाब दिया कि क्या उसे अंदाजा है कि जब उसे ये सब बातें किसी पसंदीदा इंसान से सुननी पड़ती हैं तो उसके दिमाग में क्या चलता है। नाहू ने उलझन में पूछा कि वो क्या सोच रहा है। बिना हिचकिचाए बायोंटे ने उसे उठा लिया और कहा कि उसके विचार काफी गैर शरीफ हैं। नाहू चौंक पूछी कि उसका क्या मतलब है। बेयोंट ने मजाक में पूछा कि क्या ये बताना ठीक रहेगा, लेकिन नाहू ने तुरंत मना कर दिया। फिर उसने उसे चिढ़ाया, बताते हुए कि उसका चेहरा लाल हो रहा है। शर्मिंदा होकर नाहू ने कहा कि ये ठंड की वजह से है। बायोन ने कहा कि अब चलने का समय हो गया है और वह उसे घर छोड़ देगा। उसने उसे बाइक पर चढ़ने के लिए कहा और चेतावनी दी कि यह खतरनाक होगा। उससे पहले से भी ज्यादा मजबूती से पकड़ने को कहा। नाहू ने हामी भरी और अपने हाथों को और कसकर उसके चारों ओर लपेट लिया। चलते समय वह सोचने लगी कि वह कितना अजीब है। उसकी चौड़ी पीठ, जो मुश्किलों से बनी है, एक शांत ताकत बिखेरती है। वह चाहती थी कि वह उन कंधों को, जिन्होंने दुनिया का दर्द उठाया है, और परिपक्वता से गले लगा सके, पर वह बस उस पर झुक गई और एक हल्की सांस छोड़ दी। दृश्य बदलकर बायोमोंटे के घर पहुंचता है, जहां जे गहरे विचारों में डूबा है। उसे समझ है कि चेयरमैन बाओंतेजू ऐसा आदमी नहीं है जिसे अनसुना किया जा सके। चेयरमैन ने उसे साफ आदेश दिया था कि अगर उसका बेटा कोई अजीब हरकत करे तो रिपोर्ट करना है। जब जे ने पहली बार यह आदेश पाया तो उसे यह विडंबना लगी कि इतना ताकतवर आदमी भी अपने बच्चे पर इतना नियंत्रण रखना चाहता है। यह सोचना कि सभी बड़े घराने इसी तरह चलते हैं और भी हास्यास्पद लगा। पहले तो उसने सोचा कि नौकरी छोड़ दे और बिगड़े हुए वारिस की बेवकूफ़ाना हरकतें उजागर कर दे, ताकि अच्छा इनाम मिल सके। लेकिन जल्दी ही उसने समझ लिया कि बिगड़े हुए बच्चे से निपटना बेहतर है, बजाय इसके कि वह खुद किसी लापरवाह कमीने की तरह मर जाए। उस जवान मालिक के बारे में कुछ अजीब सा महसूस होता था। उसकी हरकतें इतनी अजीब थीं कि जे की अंतरात्मा उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाती थी। अगर वह उसके कामों को उजागर करता तो शायद कभी चैन से जी नहीं पाता। वह सोचता है कि क्या उसे और सतर्क होकर आगे बढ़ना चाहिए। पिछली रात की छुई भी न गई चीज़ों को देखकर लगता है कि जवान मालिक को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है कि वह अब भी चेयरमैन के आदेशों के तहत निगरानी में है। जे अपने अगले कदम पर विचार करता हुआ कमरे से बाहर निकलता है। उधर दृश्य बदल कर नाहू के घर पहुंचता है, जहां वह एक गुड़िया पर दिल की कढ़ाई कर रही है। थोड़ी देर के लिए रुककर वह अपने काम को निहारती है। हालांकि थोड़ा ज्यादा टांका लग गया है, फिर भी उसे यह काफी प्यारा लगता है। वह सोचती है कि इसे अपने काम पे ले जाए, मगर फिर ठान लेती है कि नहीं, कहीं यह गंदा ना हो जाए। इसलिए वह तय करती है कि कल अपनी पार्ट टाइम नौकरी के बाद बायोमोंटे के साथ घर लौटते समय उसे देगी। फिर वह सोचती है कि क्या उसे यह पसंद आएगा। इसी बीच आरी के घर में मिशेल गहरी सोच में बैठा है। कई दिन बीत चुके हैं जब से वह चला गया था। फिर भी नाहसू ने उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। सच कहें तो उसने सोचा था कि वह तुरंत उसे ढूंढ निकालेगी, चाहे उसका गुस्सा शांत न भी हुआ हो। वह हमेशा से ऐसी रही है, बेखबर और उदासीन बनने का नाटक करती, लेकिन लगातार उसकी चिंता करती रहती है। ये उसकी आदत है कि वह हमेशा सोचती रहती है कि वह कहाँ है, क्या ठीक से खा रहा है और उसकी तबीयत कैसी है। उसे एहसास है कि वह हमेशा एक ही कपड़े नहीं पहन सकता। आरी बार बार उसे टोकती है, जोर देकर कहती है कि जो भी चीज़ चाहिए ले आए और कभी घर वापस न लौटे। वह सोचता है कि नाहू आरी की तरह नहीं है। नाहू हमेशा मितव्य ही रही है। अगर वह होती तो फटे कपड़े भी सीकर पहन लेती, शायद इसलिए कि आरी अभी छोटी है, वह ज़्यादा खर्च करती है। सब कुछ सोचने के बाद भी वह नाहिस की खैरियत को लेकर उत्सुक रहता है। वह सोचता है कि उसे कुछ ज़रूरी सामान पहुंचा दे और कल घर जाने का विचार करता है। इस बीच बाइट नाहू को मैसेज करता है कि आज वह मिलने नहीं आ पाएगा। नाहू जवाब देती है कि कोई बात नहीं, अगली बार मिल लेंगे। लेकिन वह थोड़ी सी चौंक जाती है। उसे एहसास होता है कि वह हर दिन उससे मिलने की इतनी आदी हो गई थी कि यह मानकर चलती थी कि हमेशा फिर से मिलेंगे। उसे समझ आता है कि उसकी अपनी जिंदगी है और कभी कभी मुलाकात मुमकिन नहीं होगी। फिर भी उससे हल्की सी निराशा होती है। वह तय करती है कि
वह तय करती है कि अगली बार मिलने पर वह उसे कढ़ाई की हुई गुड़िया देगी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसे किसी बच्चे से ऐसा संदेश मिला था कि वह अभी मैसेज नहीं कर सकता। वह मन ही मन दुआ करती है कि कुछ बुरा ना हुआ हो। दृश्य फिर बदलता है और मिशेल घर की सीढ़ियां चढ़ता है। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल जाती है। मिशेल घर को देखकर कहता है कि उसने यही उम्मीद की थी कि यह वैसा ही होगा। चाहे जितना भी बदला हो, यह अब भी कांग मचुल और नाहेसू का घर है, जिससे उसे सुकून मिला। चाहे जितनी सफाई हुई हो, घर फिर भी जर्जर ही दिखता था। हालांकि पिछली रात उसकी अनुपस्थिति में नाहू ने कुछ बदलाव किए थे। ऐसे स्थान पर नाहेसू का रहना सामान्य था। फिर उसकी नज़र एक गुड़िया पर पड़ी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और उसने उसके वहां होने पर सवाल किया। उसने सोचा कि क्या नाहेसू को गुड़िया पसंद है, और इस ख्याल पर उसे हंसी आ गई। उसने कहा कि वह बिना पति के अकेली रही होगी, और जब वह आसपास था तो उसे अच्छे से बर्ताव करना चाहिए था। फिर उसने सोचा कि कुछ अंडरवियर साथ ले जाए, और यह सोचकर खुद ही हंस पड़ा। दृश्य बदलकर बायोमोंटे पर आता है, जो सीढ़ियां चढ़ रहा है। टॉम ने उसे देखते ही एक गिलास फेंक मारा, जो टूट गया। भाई बहन आमने सामने खड़े हुए और ताही ने कहा कि काफी समय हो गया। उसने पूछा कि वह कैसा है। उसने कहा कि उसका छोटा भाई उसके सामने भी खड़ा दिखता है, और उसमें कोई प्यारी बात नहीं है। फिर उसने पूछा कि क्या वह पिछली बार से और लंबा हो गया है। उसने कहा कि घुटने नीचे कर ले ताकि उनकी आंखें बराबर हों, इससे पहले कि वह उसकी टांगें काट दे। बाइट ने व्यंग्य में कहा कि वह खुद भी लंबा हो सकता है, जिससे टॉम चिढ़ गया। गुस्से में टॉम ने कहा कि वह पहले से ही 27 साल का है, और पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वह और लंबा होगा। बम्प ने फिर पूछा कि क्या उसने कभी सोचा है कि वह लंबा क्यों नहीं हुआ, और बताया कि उसे पहले बहुत भयानक बढ़ने का दर्द हुआ करता था। उसने याद किया कि वह हर रात उसके पैरों के दर्द से रोता था, और यह उसे डराता था। उसने मजाक में पूछा कि क्या वह अब भी रात में रोता है। यह सुनकर टॉम गुस्से में गाली देने लगा और कहा कि वह काफी समय से मार नहीं खाया है, इसलिए अब पिटाई खाने को बेताब है। जे बड़ी मुश्किल से उसे रोक पाया जब ताही ने चेतावनी दी कि एक दिन वह उसे जरूर मार डालेगा, जैसे उसने अपनी माँ को मारा था। बाय मुस्कुराते हुए बोला कि वह इसका इंतजार करेगा। तभी एक पहरेदार आया और बताया कि चेयरमैन आ गया है। ताही चिढ़ गया और जे को देखकर आदेश दिया कि छोड़ दे। उसने फिर पूछा कि क्या जे को पता है कि जिस चीज को उसने अभी छुआ है वह कितनी कीमती है। उसने चेतावनी दी कि वह उसका चेहरा याद रखेगा, और उसे घर जाते समय सावधान रहने की सलाह दी। बाय ने जे के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि हालात बुरे हैं, क्योंकि उसका भाई वाकई डरावना है। जे ने फिर पूछा कि क्या बाय उसकी रक्षा करेगा, जिस पर बामटी ने कहा कि चूंकि उसे बचाने के लिए ही रखा गया है, इसलिए उसके बदले में सुरक्षा देना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। खाने की मेज पर चेयरमैन ने ताही को बुलाया और मेलिसा के बारे में पूछा। ताही हैरान हो गया और पूछा कि चेयरमैन को उस औरत का नाम कैसे पता जो दुनिया के दूसरे कोने में है। उसने गुस्से में कहा कि चेयरमैन उसके उन बच्चों की जांच कर रहा है जो पहले ही विदेश जा चुके हैं। चेयरमैन उसे घूरते हुए रुका। टॉम बेचैन होकर बोला कि उसे नहीं पता मेलिसा क्या कह रही है, लेकिन उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने उसे एक पागल औरत कहा जो पैसे चाहती है, जबकि वह पहले से ही किसी और के साथ रहती है। चेयरमैन चुपचाप उसे देखता रहा। टॉम और परेशान होकर बुदबुदाते हुए गाली देता है और फिर माफी मांगता है। उसने चेयरमैन को भरोसा दिलाया कि अब से वह ज्यादा सावधानी बरतेगा और कोरिया में चुपचाप रहेगा, ऐसी परेशानियों से बचने के लिए। फिर चेयरमैन ने बांते की ओर ध्यान दिया और पूछा कि क्या उसे कोई दिक्कत है। बांते थोड़ी देर के लिए रुका और नाहसू को याद किया, मगर आखिरकार उसने इनकार कर दिया और कहा कि सब कुछ ठीक है। दृश्य बदलकर नाहाइसू की ओर आता है, जब वह अपने घर के अंदर कदम रखती है। वह हैरान रह गई जब उसने देखा कि कांग मिशेल वहां मौजूद है। वह ठिठक गई और फिर उससे बोली कि तुरंत बाहर निकलो। उसने चिल्लाकर कहा कि क्या वह पागल हो गया है, और पूछा कि वह खुद को क्या समझता है जो यहाँ आ गया। मिशेल मुस्कुराया और बोला कि उसकी प्रतिक्रिया तो काफ़ी फीकी है। उसने फिर पूछा कि क्या वह ऐसी जगह आ गया है जहाँ उसे नहीं आना चाहिए था, और कहा कि यह उनका घर है। नाहू ने सख्ती से कहा कि अब यह उनका घर नहीं बल्कि सिर्फ उसका है। उसने तुरंत निकल जाने का आदेश दिया और आरोप लगाया कि उसमें ज़मीर नहीं है जो एक जवान लड़की को फुसलाया। मिशेल ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि क्या वह आरी की बात कर रही है, यह बताते हुए कि आरी 25 साल की है और अपने फैसले लेने के लिए काफ़ी बड़ी है। नाहसू ने जवाब दिया कि ऐसी बात तो सिर्फ हमउम्र लोग ही कह सकते हैं, और कहा कि एक बड़े आदमी के नाते अगर वह समझदार है तो उसे आरी से बचना चाहिए था। मिशेल उसके और करीब आया और पूछा कि क्या वह बड़े बनने की कोशिश कर रही है।
उसने पूछा कि क्या वह खुद से ईमानदारी से कह सकती है कि वह जल रही है। उसने और दबाव डालते हुए पूछा कि क्या उसे चोट इसलिए लगी कि वह उससे 8 साल छोटी औरत के साथ था, या फिर इसलिए कि वह उसे याद कर रही है। नाहू गुस्से में गालियां देती है और उसका हाथ छोड़ने का आदेश देती है। उसने फिर उस पर चीजें फेंकी और कहा कि तुरंत निकल जाए। मिशेल ने सांस भरी और कहा कि वह सच में पागल है और बोला कि वह जा रहा है, लेकिन जाने से पहले उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसे फिर देखेगा। नाहिस्तु ने चिल्लाकर कहा कि वह ऐसी बकवास न करे और उसे दोबारा कभी लौटने से मना किया। उसने धमकी दी कि अगर वह लौटा तो वह रिपोर्ट कर देगी। जब मिशेल चला गया तो उसने नाहासू की प्रतिक्रिया के बारे में सोचा। उसे लगा कि वह दिखावा कर रही है, कि उस पर कोई असर नहीं पड़ा, मगर सच में वह अतीत को छोड़ नहीं पा रही। उसके गुस्से और आंसुओं के करीब देखकर उसे एक अजीब सुकून मिला। उसे लगा कि उसकी ठंडी और बेजान गुड़िया जैसी शक्ल देखने से अच्छा है कि वह इंसान की तरह भावनाएं दिखाए। इस बीच घर के अंदर नासु कांप रही थी। वह जमीन पर गिर गई और अजीब महसूस करने लगी। उसी पल उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम आया, बाय। अपनी घबराहट में उसने उसका नाम लेकर उसे बुलाया और बाय ने कॉल उठाई। जब बायंते ने कॉल उठाया तो उसने सोचा कि जैसा उम्मीद थी, उसे उस आदमी को मार देना चाहिए था। तभी जे ने उसे पुकारा और पूछा कि क्या उसे आज ही नौकरी बदलनी चाहिए और क्या अब उसका इरादा किसी को दफनाने का है। बायोन से मुस्कुराया और इनकार कर दिया, सोचते हुए कि अभी नहीं, कम से कम अभी नहीं। अगर उसने ज्यादा साफ कहा तो उसका पतन और भी भयानक होगा। इस बीच ताही ने अपना चेहरा धोया और सोचा कि वह ऐसा करने में असमर्थ है। जब पहरेदार ने पूछा कि क्या वह ठीक है, ताही ने कहा कि क्या वह ठीक दिखता है और बोला कि माहौल बहुत ही खराब है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे खाना चाहिए या उल्टी करनी चाहिए। और बुरा तब हुआ जब चेयरमैन उसे खाली निगाहों से देख रहा था और बोंते मुस्कुरा रहा था। उसने उसे कोसा, सोचते हुए कि क्या पहरेदार ने नहीं देखा कि बोंते किस हाल में वहां आया था। पहरेदार ने पूछा कि क्या वह दूसरे छोटे मालिक की बात कर रहा है, जिस पर ताही ने हाँ कहा। पहरेदार ने बताया कि उसने थोड़ी देर पहले आराम किया था और कुछ खास ध्यान नहीं दिया। ताही ने फिर पूछा कि क्या वह ठीक उसी तरह बर्ताव कर रहा था जैसे चेयरमैन करता है, यह जताने के लिए कि वह जानबूझकर सबके सामने दिखावा कर रहा है। ऐसा लगता था जैसे वह चेयरमैन की जगह पर ही बैठने लायक है, मानो पूरा परिवार पहले से ही उसके नियंत्रण में हो। ताही कड़वाहट से हंस पड़ा और कोसते हुए बोला कि वह रखैल का बेटा है। दृश्य बदलकर नाहू की ओर आता है, जो सड़क किनारे खड़ी थी जब बामटी आया और माफी मांगते हुए बोला कि उसने जितनी जल्दी हो सकता था आने की कोशिश की। उसने पूछा कि क्या उसने ज्यादा इंतजार किया, जिस पर नाहू ने हाँ कहा, लेकिन उसने सोचा था कि उसने कहा था कि उसके पास कोई जरूरी काम है। नाहू ने माफी मांगी कि उसने अचानक बुला लिया अगर वह व्यस्त था, मगर बाय ने इनकार किया और कहा कि यह ठीक है और उसे पहले संपर्क करने के लिए धन्यवाद दिया। उसने फिर खुद से सवाल किया कि उसकी कांपती हुई आवाज से वह नाराज हुआ था या उसे चोट पहुंची थी। यह थोड़ा मुश्किल था समझना। उसने सोचा कि क्या यह सिर्फ दर्द था जो उसने महसूस किया, या फिर यह जानकर कि वह उसे ढूंढ रही थी उसे अजीब सी तसल्ली मिली। नाहू ने कहा कि जैसा वह जानता है उसके पास सच में न दोस्त हैं, न परिवार और अब न ही पति। यह सुनकर बाय हंस पड़ा। नाहेसू ने फिर कहा कि बस आज के लिए उसका दोस्त बन जाए और जोड़कर बोली कि शायद उसके जैसी आंटी के साथ खेलना उसके लिए मजेदार नहीं होगा। बोते ने पूछा कि क्या उसे बदले में कुछ नहीं मिलेगा, जिस पर नाहेसू ने पूछा कि क्या कोई चीज है जो वह चाहता है। बाइट थोड़ी देर रुका, उसका चेहरा उम्मीद से चमकता हुआ जैसे वह तारीफ और अपनापन चाहता हो। नाहू ने फिर कुछ निकाला और उसे पकड़ा दिया, कहते हुए कि अभी उसके पास बस इतना ही है। उसने माफी मांगी कि उसने उसका समय लिया और कहा कि इसमें कुछ पैसे हैं, वह अपने लिए कोई स्नैक खरीद ले। मोते ने सोचा कि उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। उसने फिर पूछा कि क्या वह अकेले ही जा रही है और क्या उसका इरादा उसे खरीदकर फिर फेंक देने का है। नाहू उलझन में पूछती है कि वह क्या कह रहा है, जिस पर बियोने ने जवाब दिया कि उसने अभी अभी उसे खरीदा है। उसकी बात सुनकर नाहेसू चौंकते हुए चिल्लाई तो बोंते हंस पड़ा और बोला कि अब वह उसे फेंक नहीं सकती क्योंकि उसे उसके हाथों 2000 क्रा में बेच दिया गया है। दृश्य बदलकर 10वें घर की ओर आता है, जहां रेस्टोरेंट की मालकिन बायोमोंटे को देखकर हैरान हो गई। उसने कहा कि उसे तो लगा जैसे कोई सेलिब्रिटी अंदर आया है। उसकी शक्ल देखकर लगभग आंखें चौंधिया गईं। फिर मालिकन ने कहा कि पहली नज़र में दोनों भाई बहन बिल्कुल नहीं लगते और पूछा कि क्या शायद वे कपल हैं। नाहू ने हुआ जांग का चेहरा याद करते ही तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वे सिर्फ जान पहचान वाले हैं।
बाय ने उसकी बात की पुष्टि करते हुए कहा कि वे कपल नहीं हैं, लेकिन वह उससे गहराई से मोहब्बत करता है, इसलिए वह उसका पीछा कर रहा है और उसे नूना कहकर बुलाता है। मालिकन को यह सुनकर मजा आया। नाहू उसकी बातों पर लाल हो गई जब वे दोनों मेज पर बैठकर खाना चुगने लगे। उसने फिर शराब निकाली और याद किया कि मच्छू अक्सर जिंदगी असहनीय हो जाने पर बिना स्नैक्स के सिर्फ सोजू पिया करता था। 13 साल मानो दोनों के लिए एक उम्र भर की मुश्किलों जैसे गुजरे थे, लेकिन ऐसे पलों में भी वह अब भी उसके बारे में सोचती रही। बायोमोंटे ने पूछा कि पिछली बार क्यों यह हुआ था। सिगरेट और अब आज शराब। उसे याद आया कि तब नाहिसु लगभग रोने ही वाली थी, लेकिन आज उसकी आंखों में बस गुस्सा था, शुद्ध गुस्सा। और जब वह श्मशान गृह तक देखता गया तो बायोमोंटे की पुरानी दुश्मनियों का ख्याल उसके मन में कौंध गया। शुद्ध गुस्सा। नाहू ने कहा कि उसने कहा था कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं तो वह सब उसे दे रही है, लेकिन बाम ने कहा कि जिन अच्छी चीज़ों की वह बात कर रहा था वे ये नहीं थीं। नाहसू ने फिर पूछा कि उसका मतलब क्या है, जिस पर बाम रुका और बोला कि अगर वह पूछती रही तो शायद वह बता ही दे, और थोड़ा और पास झुक गया। नाहू ने माना कि जब वह उसे देखती है तो उसे पुराने दिनों का मचुल याद आ जाता है। बी ने पूछा कि क्या यह एक अपमान है, जिस पर नाहेसू हंस पड़ी। उसने कहा कि अब तो शायद यह अपमान है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उनके भी अपने चमकदार पल थे, अपने सुनहरे दिन थे। दृश्य अतीत की ओर बदलता है। जहां मछुल ने नाहेसू को नमस्ते कहा। नाहेसू ने सवाल किया, जिस पर मछुल ने पूछा कि क्या वह उसे नहीं जानती। उसने अपना नाम कांग मिंचू बताया और कहा कि वह पास ही रहता है और उसे पता होना चाहिए। नाहेसू ने पूछा कि उसे उसके बारे में कैसे पता, जिस पर उसने जवाब दिया कि हर चीज़ जानने का एक तरीका होता है। उसने कहा कि वह उसे खास रोटी देगा, जिससे नाहू हैरान रह गई। फिर उसने कहा कि वह पहले ही चला जाएगा ताकि उसे चौंका सके, जिससे नाहू ने अतीत को याद किया। उसे एहसास हुआ कि कभी ऐसा वक़्त था जब उसे न जानना और भी अजीब होता। मिशेल वही लड़का था जो पहाड़ी मोहल्ले में नीले दरवाजे वाले घर में अकेला रहता था। उसके माता-पिता नहीं थे और उसकी दादी, जो उसके साथ रहती थी, पहले ही गुजर चुकी थी। वह अक्सर मोहल्ले के आवारा बच्चों के साथ रात को सुनसान कोनों में सिगरेट पीते हुए मिलता था। वह बहुत से लोगों को जानता था, लड़कियां और लड़के दोनों। बदमाश जैसा दिखने के बावजूद वह बुजुर्गों की मदद करता था। उसका दिल अच्छा था और उसका स्वभाव आकर्षक था, जिससे बड़े लोग हमेशा उससे प्रभावित रहते थे। कहा जाता था कि वह पूरे मोहल्ले का सबसे हैंडसम लड़का था। उसके बाद से वह हर सुबह नाहू से बात करता और हमेशा उसे कुछ न कुछ देता, कभी केले का दूध, कभी कप नूडल्स। एक बार उसने पूछा कि क्या उसे उसके बारे में कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं है, और कहा कि वह इंतजार कर रहा था कि वह पूछे। उसने बताया कि 1 महीने से ज्यादा हो गया और उसने कुछ भी नहीं पूछा। फिर उसने अपना फोन उसकी ओर बढ़ाया और उसका नंबर मांगा, कहते हुए कि अगर वह नहीं देना चाहती तो मना कर दे। नाहू ने समझाया कि बात नंबर देने की नहीं है, बल्कि उसके पास फ़ोन ही नहीं है। मिशेल चौंक गया और बोला कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। नाहू ने माफ़ी मांगी, लेकिन मिशेल ने उसे मना किया और कहा कि माफ़ी क्यों मांग रही है, सब ठीक है। फिर उसने उससे कहा कि 1 महीना इंतज़ार कर। मिशेल ने ठान लिया और निर्माण स्थल पर पार्ट टाइम नौकरी की और एक नया फ़ोन खरीदा। उसने उसे फ़ोन दिया और कहा कि यह कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छा है, इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। नाहू ने पूछा कि वह उसे क्यों दे रहा है, जिस पर मिशेल ने कहा कि उन्हें एक दूसरे को मैसेज करना होगा। फिर उसने उसे सिखाया कि उसका नंबर फ़ोन में सेव करे और वहाँ उसका नाम लिखे। मिशेल थोड़ी देर के लिए झिझका और पूछा कि वह क्यों चाहती है कि वह कांग मछुल लिखे, यह थोड़ा साहसिक है। उसने सुझाव दिया कि बस मछुल लिख दे, लेकिन उसने जिद की कि जब वह घर पहुंचे तो इसे बदलना मत। दृश्य बदल गया। नाहू का पिता हंगामा कर रहा था। नाहू ने कंबल के अंदर छुपकर अपने कान ढक लिए। इस अफरा तफरी के बीच उसे मछुल का एक मैसेज मिला, जिससे वह हंस पड़ी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह मैसेज पढ़कर मुस्कुराई और समझी कि वह कितनी मूर्ख रही थी। बाद में स्कूल में मिशेल से पूछा गया कि वह देर से क्यों आ रहा है। किसी ने उसके पैर के बारे में पूछा कि ठीक है या नहीं, जिस पर उसने मना कर दिया और कहा कि वह खुद को बेवकूफ़ महसूस करता है। उसकी स्कूल नाहू की स्कूल से 30 मिनट बाद शुरू होती थी, तो उसने सोचा कि चाहे मार ही क्यों न खा ले, पहले उसे देखना चाहिए। उसके दोस्तों ने उसे छेड़ा और पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। मचेल ने मना कर दिया, लेकिन आत्मविश्वास से कहा कि जल्दी ही होने वाली है। उसके दोस्त ने पूछा कि वह सनमुना के बारे में क्या सोचता है। मचेल ने बात को टाल दिया और बोला कि उसे तो यह भी नहीं पता कि वह सनमुना है या कोई और। उसने पूछा कि सब लोग उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। उसके दोस्त ने समझाया कि क्योंकि सानमी उस पर फिदा है, और चेतावनी दी कि सावधान रहना, क्योंकि वो काफ़ी डरावनी मानी जाती है। लेकिन मच्छू ने बात को हल्के में लिया और कहा कि उसे कोई परवाह नहीं है। परीक्षा के बाद मीटिंग में मिशेल ने नाहेसू से पूछा कि उसने फाइनल्स में कैसा किया। नाहेसू ने बात टालते हुए कहा कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती,
लेकिन मिशेल ने मजाक में जोर दिया जिससे वह गुस्सा हो गई। नाहेसू ने उसे रोकने की कोशिश की कि वह उस पर हंसे नहीं, लेकिन मचेल ने उसका रिजल्ट निकाल लिया। उसने हंसते हुए कहा कि वह कितनी मज़ेदार है और मजाक में पूछा कि क्या उसके पेपर पर बारिश हो गई थी। यह सुनकर नाहू चिढ़ गई और बोली कि शायद उसने भी अच्छा नहीं किया होगा। मचेल हंसते हुए बोला कि क्या वह सच में ऐसा सोचती है। फिर उसने अपना मार्कशीट दिखाया। उसने आत्मविश्वास से पूछा कि अब कैसा है और घमंड से बोला कि उसका अप्पा ने बहुत अच्छा किया। बाद में नाहू ने बुजुर्गों को मिशेल के बारे में बात करते सुना। उन्होंने कहा कि अगर उसके माता पिता में से कोई जिंदा होता या उसके दादा ज़्यादा दिन जीवित रहते तो सब कुछ अलग होता। उन्होंने कहा कि कितना अच्छा होता, क्योंकि मछुल अपने बचपन से ही एक आदर्श विद्यार्थी रहा था। उन्होंने उसके लिए सहानुभूति जताई और कहा कि उसके परिवार वाले कितने दुखी होंगे कि वह बड़ा होकर नहीं देख पाए। उन्होंने अफसोस जताया कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। नाहसू को तब एहसास हुआ कि मच्छू कोमल, दयालु और बुद्धिमान था। सभी उसकी तारीफ करते थे और कहते थे कि उसके पालन पोषण में और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं थी। वही था कांगमीन, जिसके लिए सबको अफसोस होता था। तभी नाहू ने उसकी ओर झांका। मछुल ने उसे पुकारा और उसे पत्नी कहकर बुलाया। उसके दोस्तों ने उसका उत्साह बढ़ाया और उन्हें चिढ़ाया। मछुल ने फिर अपने दोस्तों से कहा कि अपनी भाभी को नमस्ते करो, जिस पर उन्होंने नाहू को सामने से नमस्ते किया। यह देखकर नाहू शर्मा गई और उसे मजाकिया लगा, हालांकि उनका रिश्ता अभी नहीं बना था। घर जाते समय एक लड़की ने पीछे से पुकारा और पूछा कि क्या वह नाहेसू है। मुल की एक दोस्त ने उन्हें देखा और पाया कि नाहेसू कुछ लड़कियों से घिरी हुई है। बाद में यह घटना मचुल तक पहुंची और उसे बताया गया कि उसकी गर्लफ्रेंड या होने वाली गर्लफ्रेंड उनके साथ देखी गई। मिशेल हैरान रह गया और उसके दोस्त ने पूछा कि क्या वह सयान हाई स्कूल की लड़कियों के साथ करीब है। मचेल ने इससे इनकार किया, लेकिन उसका दोस्त बोला कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा कि उसने नाहसू को पहले उन्हें कहीं जाते हुए देखा था। मिशेल को बेचैनी महसूस हुई। जब लड़कियां नाहेसू को परेशान कर रही थीं, तो वह उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी स्कर्ट की तरफ इशारा करके बोली कि वह पूरी लूजर है। उसने नाहेसू से कांग मिंचुल के बारे में पूछा और जोर देकर कहा कि उनके बीच कुछ भी नहीं है। उस लड़की ने नाहू को धमकाया कि वह अपने कपड़े उतार दे, जबकि उसकी सहेलियां आपस में फुसफुसा रही थीं कि उसका चेहरा बिगाड़ देना चाहिए ताकि वह फ्लर्ट न कर सके। लेकिन एक और लड़की ने चेताया कि अगर वे फिर पकड़ी गईं तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। जैसे ही मामला बढ़ा, उस लड़की ने अपनी दोस्त से पूछा कि क्या वह ठीक से निगरानी कर रही है। दोस्त ने लापरवाही से जवाब दिया कि वहां देखने कौन आएगा। उसी समय मिशेल दरवाजा जोर से खोलते हुए अंदर आया। उसने उस लड़की को धक्का दिया और नाहू की ओर देखा, जो थकी हुई थी और जिसके कपड़े फटे हुए थे। उसे उस हालत में देखकर मिशेल ने पूछा कि क्या बच्चों को ऐसे कपड़े उतारना उनका स्टाइल है। उसने ताना मारते हुए कहा कि उनका स्वाद कैसा है, वे सच में बिगड़ी हुई हैं। नाहसू को अपनी शर्ट से ढकते हुए उसने कहा कि उसे पकड़ लो। संगमी डरते हुए मिशेल को जाने की धमकी देने लगी और पूछा कि क्या वह पागल है। वह बड़बड़ाती रही और उसे मूर्ख कहने लगी कि वह अपनी शक्ल के बारे में लोगों की बातों पर यकीन करता है। उसने धमकी दी कि अगर वह नहीं गया तो उसे मार डालेगी, लेकिन मिशेल बेपरवाह रहा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और चुनौती दी कि वह आगे बढ़कर देख ले। उसका हाथ अपनी गर्दन के पास दबाया। फिर मिशेल नाहेसू को खींचकर अपने घर ले गया। नाहेसू घबराई हुई पूछने लगी कि आगे क्या होगा। उसने चिंता जताई कि वे लड़कियां मिशेल के साथ क्या कर सकती हैं, लेकिन मिशेल ने उसे तसल्ली दी और पूछा कि क्या वह सच में इस वक्त उसकी फिक्र कर रही है। उसने माना कि उनके पीछे शायद बहुत से बड़े लोग हैं, लेकिन उसने आश्वासन दिया कि सब ठीक होगा। उसने आत्मविश्वास से कहा कि अगर लड़ाई भी हुई तो वह सबको हरा देगा। बाद में मिशेल बुरी तरह घायल मिला। नाहू उसे उस हालत में देखकर रो पड़ी और उसे उसके वादे की याद दिलाई कि वह चोट नहीं खाएगा। उसने कहा था कि वह हर लड़ाई जीतेगा। मिशेल ने समझाया कि वह इसलिए हार गया क्योंकि सबने मिलकर उस पर हमला किया। जब उसने देखा कि नाहू रो रही है तो उसने माहौल हल्का करने की कोशिश की और माफी मांगते हुए वादा किया कि अगली बार वह एक भी चोट नहीं खाएगा। उसने मजाक में कहा कि अगली बार वह सबको बुरी तरह पीटेगा बिना एक भी चोट खाए। फिर उसे दिलासा देने के लिए बोला कि क्या वह उसे मारना चाहती है और कहा कि रो मत, वह उसे फ्री में मार सकती है। उसने मजाक में कहा कि कांग मिंचुल सिर्फ नाहसू के लिए फ्री बीटिंग्स के लिए उपलब्ध है। नाहसू भावनाओं से भरकर पूछने लगी कि वह उसके साथ इतना अच्छा क्यों है। मिशेल घबराए हुए बोला कि क्या उसे सच में यह पूछने की जरूरत है। नाहू भावनाओं के मिश्रण से भरकर सोचने लगी कि मिशेल छोटों से ढका हुआ होने के बावजूद अब भी ऐसा गर्मजोशी लिए है जिससे उसका दिल कांपने लगता है। उसने सोचा कि उसका कांपता हुआ बदन
नीले काले निशानों से भरा हुआ, उसे उससे प्यार करने से रोक ही नहीं सकता। उसने उसमें एक ऐसे लड़के को देखा जो अभी पूरी तरह खिला नहीं था, फिर भी हमेशा अपनों के लिए लड़ता था। चाहे उनकी जवानी जख्मी हो, चाहे उसे इस पल के लिए जलना पड़े, उसे कोई परवाह नहीं थी। उस रात उसने उसके करीब आना चुना, अपने अतीत के अवशेषों को पीछे छोड़ते हुए, जैसे वे राख में बदल गए हों। वर्तमान में नाहू ने बियामोंटे को उसे घूरते हुए देखा और पूछा कि वह ऐसे क्यों देख रहा है। उसने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि उसने किसी को पीते हुए देखा हो। बियामोंटे ने जवाब में कबूल किया कि वह जल रहा है। उसने उस पर इल्जाम लगाया कि वह उसके सामने बैठकर शराब पी रही है और किसी और आदमी के बारे में सोच रही है। उसने सोचा कि क्या वह उन यादों से जीत सकता है और पूछा कि वह क्या कर सकता है ताकि उन्हें मिटा सके। नाहू ने हंसते हुए कहा कि यह ऐसी चीज है जिसे न तो मारा जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। उसने बियामोंटे को रंगीन मिजाज कहा और ताना मारा कि उसकी शक्ल सूरत ने ही सबको उसके लिए गिरा दिया होगा। बियामोंटे ने इनकार किया और पलटकर कहा कि नाहू तो उस पर गिरी ही नहीं। नाहू उसकी बात पर हंस पड़ी और बोली कि उसे सब पता है। लेकिन बियामोंटे ने जिद की कि उसे कुछ भी नहीं पता। नाहू ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा कि बड़ों से बहस मत करो। बाइट ने उसे याद दिलाया कि वह भी बड़ा है, जिससे नाहेसू फिर हंस पड़ी। उसने मजाक करते हुए पूछा कि उसकी उम्र क्या है। जब वह उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया कि वह 23 साल का है, तो नाहू हैरान रह गई। उसे झटका लगा कि वह अब किसी ऐसे के साथ शराब पी रही है जो उससे पूरे 10 साल छोटा है। अचानक भावनाओं का सैलाब महसूस करते हुए उसने बोतल उठाई और एक ही घूंट में पी गई। बियामोंटे ने देखा कि वह नशे में है, लेकिन नासू जिद करने लगी कि वह नशे में नहीं है। चाहे जितना सोचती, वह इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी कि वह उससे बहुत छोटा है। सोचते सोचते वह अनजाने में उसके कंधे पर झुक गई। भोटे ने उसके हालात समझते हुए पूछा कि क्या वह जीत कर खुश है। उसने याद दिलाया कि जब उसके अतीत वाला लड़का अपनी से 8 साल छोटी लड़की को डेट कर रहा था तो वह दुखी थी। अब वह उससे भी छोटे के साथ बैठकर पी रही है। उसने फिर पूछा कि क्या वह अब भी बदला लेना चाहती है और कहा कि अगर चाहो तो उसके लिए उसका इस्तेमाल कर सकती है। नाहू थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत अच्छा है। जैसे ही वह बाहर जाने के लिए उठी, शराब के असर से उसके कदम डगमगाने लगे। हल्के से झूमते हुए उसने बुदबुदाया कि वह जाना चाहती है। बै ने उसे धीरे से पकड़ा और सही दिशा दिखाई, लेकिन नाहू जिद करने लगी कि वह घर नहीं जाएगी। बियामोंटे को उसकी बातें कुछ लापरवाह लगीं और उसने पूछा कि क्या वह उसके साथ ही रुकना चाहती है। नशे में धुत नाहू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि वह तो बहुत ही आकर्षक लग रहा है। उसने नोट किया कि शराब पीकर उसके पास कोई फिल्टर नहीं बचा। बियामोंटे ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा कि वह तो हमेशा ऐसा ही है, लेकिन उसने याद दिलाया कि नाहू ने उसे पहले इसलिए ठुकराया था क्योंकि वह छोटा था। नाहू घबराकर बोली कि चुप रहो और पूछा कि वह किसके सामने बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। उसने इल्जाम लगाया कि वह तजुर्बे वाला बनने का नाटक कर रहा है, जबकि वह उससे पूरे 10 साल बड़ी है। उसने धमकी दी कि अगर वह ऐसी बातें करता रहा तो उसे डांटेगी और गुस्से में उसके जूते पर पैर रख दिया। मिशेल ने खेल खेल में चुनौती दी कि कर लो। नाहू ने चुनौती मान ली और बोली कि पास आओ। जैसे ही वह झुका, उसने उसके गले में हाथ डालकर अपने पंजों के बल खड़ी हो गई। डगमगाते हुए भी उसने उसे पकड़ लिया, जबकि बायम सोच रहा था कि जो लड़की चल भी नहीं पा रही वह क्या कर सकती है। लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ी जब नाहू ने उसे चूम लिया और नशे में उसे गले लगा लिया। नाहेसू ने उसे चूमकर ब्याम को चौंका दिया, फिर थोड़ी देर रुककर दोबारा किया। बियामोंटे की नज़र उस पर टिक गई। नाहू हकलाते हुए बोली कि वह यह कर सकती है और बियामोंटे को चेतावनी दी कि उसे कम मत आंके, क्योंकि वह उससे ज़्यादा जानता है। लेकिन इससे पहले कि वह सोच पाती, बियामोंटे ने उसे पकड़कर फिर चूम लिया और दोनों ने एक गहरा पल बांटा। नाहू झिझकते हुए पीछे हटी, लेकिन भोंटे ने उसे मजबूती से पकड़े रखा। कुछ देर बाद जब वे अलग हुए तो नाहू ने धीरे से ब्याम से कहा कि रुक जाओ, वह सांस नहीं ले पा रही। उसने उसका जैकेट अपने चेहरे पर रख लिया और शिकायत की कि वह उसे साफ सोचने ही नहीं दे रहा। बामोंटे ने उसे गले लगाते हुए खुद से सवाल किया कि क्या उसे सच में ऐसा करना चाहिए। दृश्य बदलता है और बियामोंटे नाहेसू को होटल ले जाता है। जब वह रिसेप्शन पर पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट को असहजता महसूस हुई। वेटरों ने गौर किया और मैनेजर से पूछा कि वह क्या देख रहा है, जिस पर मैनेजर ने उसका ध्यान एक खास मेहमान की ओर दिलाया और पूछा कि क्या उसे वह जाना पहचाना नहीं लग रहा। कर्मचारी चौंक कर बोला कि क्या वह चेयरमैन है। फिर उसने कहा कि उसने बम परिवार के वारिस के बारे में सुना है, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह हर दिन गर्लफ्रेंड बदलता है। लेकिन मैनेजर ने उस शक को खारिज करते हुए कहा कि उसने बड़े बेटे को पहले देखा है, वही जिसके बारे में बुरी अफवाहें फैली थीं। वह बेटा अक्सर होटल आता था और पहली नज़र में ही बिगड़े हुए अमीर की मिसाल लगता था।
मैनेजर ने उस वक्त चेयरमैन को काफ़ी बार देखा था और मानता था कि खून कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन अब उसके सामने खड़ा शख्स तो चेयरमैन की और भी अजीब सी नकल जैसा लग रहा था। उसकी शक्ल इतनी मिलती जुलती थी, मानो बिल्कुल हूबहू नकल। उसने फिर सोचा कि क्या वह औरत उसकी गर्लफ्रेंड है, मगर तुरंत उस ख्याल को झटक दिया और खुद को समझाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दृश्य फिर तेही की तरफ मुड़ा, जो एक लड़की के साथ खुशगवार पल बिता रहा था। अचानक रुकने पर लड़की ने पूछा कि वह क्यों थम गया। तेही ने कहा कि उसके कान में खुजली हो रही है। लड़की ने होंठ चाटते हुए मजाक किया और पूछा कि क्या वह इतनी हसीन लड़की के सामने भी पीछे हट रहा है। तेही बस मुस्कुराया और उसके शब्दों को हल्के में लेकर बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़की ने फिर होटल चलने का सुझाव दिया, मगर जैक ने मना कर दिया और कहा कि उसे तो यहीं करना पसंद है। दृश्य फिर बॉन्ग की ओर गया, जो नाहसू को बिस्तर पर लेटने में मदद कर रहा था। उसके बूट उतारते हुए उसे वो किस याद आ गया और उसने खुद को संभालने की कोशिश की, खुद को याद दिलाते हुए कि उसे सब्र करना है और शांति से इंतजार करना है ताकि वह पूरी तरह सहज हो सके। जैसे ही उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, नाहसू ने सहजता से अपना चेहरा उसके सीने पर टिका दिया और हल्की सी आवाज में गुनगुनाई। बाइट मुस्कुराया, यह समझकर कि वह पहले से ही उस पर इतना भरोसा करती है। उसने उसे कहा कि अच्छे से सोए, क्योंकि कल का दिन मुश्किल होगा। उसने उसे प्यार से लिटाया और पीछे हटने का इरादा किया, मगर नाहसू ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतने करीब होने पर बियॉन्से खुद को रोकने के लिए जूझ रहा था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे अभी पकड़ा जाएगा। उसने मन ही मन दुआ की कि वह कोई लापरवाही न करे। जैसे ही वह पीछे हटने लगा, उसने नाहेसू की गहरी सांस देखी। उसने उसे हल्के से थपथपाया और भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा। उसने उसे शुभरात्रि कहा और शांति से सोने को कहा। अगले दिन का दृश्य दिखा, जब नाहिसू धीरे धीरे जागने लगी। उसने अपने बदन के चारों ओर गर्माहट महसूस की। यह उसके बगल वाले दरवाजे की ठंडी छुआन या सूखी नाक और दर्द भरे बदन से उठने वाली असुविधा से बिल्कुल अलग थी। इसके बजाय उसने कुछ छोटा, नरम और आरामदायक महसूस किया। जैसे जैसे उसकी चेतना लौटी, उसे अजनबीपन का एहसास हुआ और उसने सोचा कि वह कहाँ है। यह जगह अनजानी थी। पिछली रात की घटनाएं याद करते हुए उसे याद आया कि उसने शराब पी थी। और फिर जब उसकी याद उस पल तक पहुंची जब उसने बियॉन्ड को किस किया, सब धुंधला हो गया। अचानक उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई और वह झटके से उठ बैठी, यह मानने से इनकार करते हुए कि यह हकीकत है। उसे लगा कि यह भी वही अजीब सपना है जो उसे पहले आते थे। सपने जो उसे अक्सर उस आदमी और उसके अजीब शब्दों की वजह से आते थे। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुड़ तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और जिन लोग को ये वीडियो अच्छा लगा वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो हाइप भी कर सकते हैं। और मैं आप सबके थोड़ी बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने पार्ट्स लेट ला रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो जिस ऐप में मैं एडिट करता हूँ ना, वो ऐप क्या बोलते हैं ढंग से काम नहीं कर रहा था। इस चक्कर में मेरे को 2-3 बार एक्सपोर्ट करने पर लगानी पड़ी और वो हट गई, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। तो मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। और जिन लोग को मेरे को थोड़ा सपोर्ट करना है तो वो मेरे को डोनेशन दे सकते हैं ऑनलाइन। मैं यहाँ पे QR कोड लगा दूँगा। तो बाय बाय दोस्तों।